अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि किसी भी इख्तिसासी शोबे से इख्तिसासी ख़ास शख्सियत को मदऊ करते हैं और उनके शोबे की जो महारत कार है और जो कारहाय उन्होंने नुमाया अंजाम दिए हैं उसके हवाले से भी आपका तारुफ़ कराते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि उनके शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो मसाइल हैं वो क्या है और उसका हल क्या है, हल भी पूछते हैं। खुशकिस्मती ये है कि हमारे माहिर इक़्तिसादियात हमारे साथ हैं। और सबसे ये शाहिद अली साहब को ये इख्तिसास हासिल है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के मेंबर हैं आप। और 30 साल से जो है आपने इक्विटी ब्रोकिंग और स्टेज इन्वेस्टमेंट में आपने काम किया है। इक़्तिसादियात के शोबे में भी आपकी महारत कार और जाने मानी शख्स हैं और यहाँ सारा मसला इक़्तिसादियात का बहरान इन्हीं के शोबे में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, खलबली मची हुई है, ज़लज़ला सा आ रहा है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, बहुत खुशी हुई कि इस मौके पे जहाँ के सारे मसाइल जो है इक़्तिसादी जुड़े हुए हैं, इकनॉमी है और हमारी बुरी हालत है, ऐसा लगता है कि हम तीसरी दुनिया के नहीं पता नहीं किस दुनिया के लोग बन के रह गए हैं। ऐसा लगता है कि अफ्रीकन ममालिक से भी हम पीछे जा रहे हैं या हम उनके बराबर में हैं। ये जो क़यामत बर्पा हुई है इसमें तबाही तो हमारी है। आप कोई निशानदेही करेंगे कि ये हमने ये जो आया है, ये तलातुम आया है, ये सैलाब एक है इक़्तिसादी मैदान में जिसमें उठते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, हर एक ब्लैकमेल कर रहा है, हमने अपने मुल्क का नाम खो दिया, उसकी साख खो दी है। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। बुनियादी तौर पे यह है कि जिस तरह से कोई अपना बिजनेस चलाता है, घर चलाता है, इसी तरह से मुल्क भी चलते हैं। सही। जिस तरह दुकान को, कारोबार को, घर को, हर एक को बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है, अपने ख़र्चों को कंट्रोल करना पड़ता है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और तमाम चीज़ों को मुसलसल मॉनिटर किया जाता है। इसी तरह मुल्क तो एक बड़ी एंटिटी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें काम करना पड़ता है, हमें उसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं और हमारे इसमें बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो 2 एरियाज़ हैं दुनिया उसमें फोकस करती है और वो उस 2 एरियाज़ हैं, एक फिस्कल हमारा होता है और दूसरा होता है करंट अकाउंट। जी जी। तो जो फिस्कल अकाउंट होता है उसमें ये होता है कि जो हमारी आमदनी है, जो मुल्क की आमदनी है, उसके सामने उसे खर्चे करने होते हैं। अब अगर आमदनी से खर्चे बढ़ना शुरू हो जाए तो फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए लोकली कर्जे लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ करंट अकाउंट में यह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है और जो रेमिटेंसेस हमारे बाहर जो जाने वाले मुल्क के साथी हैं वो जो भेजते हैं, इसके अलावा अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, कोई ग्रांट्स आती हैं, इन तमाम को मिलाने के बाद हमारी टोटल ये आमदनी बन जाती है डॉलर्स में या फॉरेन करेंसी में। सही। और इसके अगेंस्ट में हम फिर क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, सामान मंगाते हैं जो हमारी ज़रूरियात होती हैं। तो इसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि हमारी जो आमदनी है डॉलर्स में उससे ज़्यादा जो है ना हमारी इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से शुरू से ही हमारे यहाँ ये रीत पड़ गई है कि हम दोनों साइड पे जो है ना वो डेफिसिट के शिकार। बड़ी फार्मूला आपने किताबी बात कही है, बताया है कि ऐसा ऐसा यूं यूं होता है और हमारे ये है, ये तो फार्मूला बातें, रोज़मर्रा की बातें सब हम सुनते रहते हैं। वजह ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ से ख़राबी आई और ये रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होती है ये शदीद इसको नुकसान पहुँचा है। वजूहात हम माहिरीन से तो वजूहात लेंगे, फिर हम उसका हल भी जानेंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि हम जब आज़ाद हुए तो एक गरीब मुल्क था, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कर्जे लिए जाते हैं, कर्जे लेके उनको प्रोडक्टिव कामों में लगाया जाता है। तो उस वजह से कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं होती। दुनिया कर्जा लेती है, कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जो कर्जा नहीं लेता, सारी दुनिया लेती है कर्जे। लेकिन होता क्या है कि हम कर्जों को प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कर्जों को लेकर अय्याशी में उड़ा देंगे और जो है वो उस जगह नहीं लगाएंगे जहां से कि कर्जे वापस देने के काबिल आप बन जाएं, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। हमारे यहाँ आप अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो जब 1950 में कोरियन वॉर हुई थी तो उस जमाने में ये जो बंकर्स बनाने के लिए उनको जूट की जरूरत थी। आपको पता है ये जो टाट के जो थैले बनते हैं
तो हमारा ईस्ट पाकिस्तान में जूट हम सबसे ज्यादा पैदा करते थे, तो हमारी बहुत ज्यादा जूट महंगे दामों पे बिकी। उस साल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो फेवरेबल हो गया। ऐसा भी हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट से कमाई एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो गई इंपोर्ट के ज्यादा आ मुकाबले गई। में। और अच्छा, ऐसा भी हुआ है? ये कब हुआ? 1950 में, वो कोरियन वॉर की वजह से हुआ कि हमारी जूट महंगे दामों बिक गई। तो मतलब ये कि इत्तेफाकी तौर पे हो गया, चले भाई कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद हमें चीजों को ठीक करना चाहिए था, लेकिन हमने चीजों को इतना अच्छा मैनेज नहीं किया। आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं आप। हम कह रहे हैं कहाँ से खराबी हुई, किस दौर में खराबी हुई, क्या हुआ, किस अजाब से हम मतलब कई अजाबों से हम गुजरे हुए हैं, उसका तस्करा चाहिए कि यूं था यूं था। ये सारी चीजें बात करते हैं ना। आप बिल्कुल खुल के बताएं कि तबाही का जिम्मेदार कौन है। देखिए, अगर मैं आपसे खुल के बात करूं ना, तो जो तो आपको पिछले 30 साल 40 साल में जो काम हुआ था ना, उसमें बहुत सारे काम ऐसे हुए थे जिसमें डैम्स भी बने थे और जिसमें हमने मुल्क की तरक्की के लिए काम किए। से लिए थे, अभी भी जो वो लेकिन गिरवी रखा जा रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा जो खराबी पैदा हुई है ये 2008 के बाद शुरू हुई है। अब मसला ये होता है कि ये चाहे इसका आप बोझ डाल दें सियासी हुकूमत पर, वो कहते हैं कि जी हमें काम करने नहीं दिया गया, लेकिन खराबी के ज्यादातर जो है एज एक्सपर्ट वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। आप क्या कहते हैं भाई साहब? ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो ज्यादा खराबी पैदा की गई है वो उसकी जो डार साहब की पॉलिसीज हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचाया। क्या क्या है ये अब आप तफसील से बता ये बता रहा हूं कि खुल के बात की है तो खुल के तफसील बताया। देखिए, दुनिया भर में जिस मुल्क ने तरक्की की है, जिसने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है, उसने हमेशा अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके रखा है और इन्होंने उल्टी पॉलिसी अपनाई। अमेरिका कितने साल तक जापान से लड़ता रहा। इन पर तो इल्जाम ये है कि इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, डॉलर को कंट्रोल निचली सतह पे किया था, लॉक किया था, उसकी असल कीमत पे नहीं आने दिए। जब उसको खोला गया, उस जिन को खोला गया, तो उसके फ्लाइट आसमानों पे बातें कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने करेंसी को जो है कमजोर रखा, तो इन्होंने फ्लोटिंग तो दी नहीं उसकी डॉलर की, इनके मुकाबले में जो आज हो रहा तमाशा। देखिए जहांगीर साहब, असल में बात यह है कि इन्होंने पहले उसे जो है ओवर वैल्यूड रखा, यानी डॉलर जो महंगा होना चाहिए था इन्होंने उसको नीचे रखा तो और कर्जे ले लेके बेच दिया मार्केट में। लेकिन उसकी वजह से हुआ ये कि 2013 में हमारी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर की थी। जब ये डार साहब की हुकूमत आई तो पहले साल ही 1.5 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट कम हो गई और 4 अरब डॉलर से इंपोर्ट बढ़ गई। तो अब पहले आप इससे पहले की बात करें कि पहला जो इनका जब ये 2013 में जब ये हुकूमत में आए थे तो पहले साल ही इनका ये कारनामा हुआ और मुसलसल ये होता रहा कि ये हमारा मुल्क जो है कंज्यूमर इकोनॉमी बन गया। जैसा कि कोई तेल पैदा करने वाले मुल्क होते हैं कि उनका तेल महंगा बिकता है, फिर वो कहीं ना कहीं चीजें होते हैं ना। हम तो हमारी आमदनी नहीं, खरीदारी है। हम विंडो शॉपिंग के लिए बने। बस दुनिया भर से सामान आ रहा है जनाब, कुत्तों का खाना भी आ रहा है, बिल्ली का खाना भी आ रहा है और दूध की चीजें आ रही है। हम तो इस मुल्क में आप सोचें कि ये एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ दालें भी अगर बाहर से आ रही हैं और यहाँ पर हम जो आग लगाने वाली तीलियां बनती है, माचिस की तीली। तो बात सारी यही है ना कि भाई आपने एक्सपोर्ट तो बढ़ाई नहीं, दूसरी तरफ ये भी किया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी नहीं पैदा किए। हम हर चीज बाहर से मंगाए जा रहे हैं, गाड़ियां भी बाहर से आ रही हैं, तो हर चीज बाहर से आ रही है। इस तरह कोई मुल्क चल सकता भला? मजे की बात यह है कि लोकलाइज इन्होंने किया, इंपोर्ट इन्होंने बढ़ाई और सारी चीजें बाहर से मंगाई, बनी बनाई मंगाई, इंडस्ट्री कायम नहीं की। जो इंडस्ट्री थी वो भी बर्बाद की। और उसके बाद जब ऐसा कुछ हो गया तो लोकली जो है यहाँ से सार्फिन की मार्केट खोल दिए, बाहर से मंगाते हैं, बनाते हैं और यहीं बेच देते हैं। और जो बाहर तो आपका कोई कंपटीशन है ही नहीं। देखिए, कॉम्पीट हम नहीं कर सकते। मसला सारा ये हो रहा है कि जो मुल्क अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ थी एग्रीकल्चर, हमने उस एग्रीकल्चर को ही तबाह कर दिया। उसमें कोई देखें पूरी दुनिया से आप मिलाएं, आप हमारी करके बात ना करें। हम भी शामिल है, सब भी शामिल हैं। आप ये बताएं किसने तबाह किया, उनको चाइना तो बताएं। हमारा काम है सच बोलना, आईना दिखाना। हम ये जो है ना इन ख्यास आराइयों में और ये हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। आपको बुलाया है हमने, आप बोलते हैं, आउटस्पोकन बोलते हैं, आप बोलें। देखिए, ज्यादातर जो काम किया है इसमें खराबी वो ये पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट आई थी, चाहे वो इल्जाम जिसको भी देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं।
उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स बिल्कुल नहीं लगाने दिया। एग्रीकल्चर में जो तबाही मची उसकी वजह से हमें बहुत जो हम पोटेंशियल था हमारा कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं, हम एक्सपोर्टर बन जाते हैं उसमें। किस दौर में, किस हुकूमत में एग्रीकल्चर टैक्स लगाने की इजाजत मिली है जो आप आइडेंटिफाई एक हुकूमत को कर रहे हैं? कब मिली है? ये तो वडेरा शाही है, यहाँ तो लगा ही नहीं सकते आप। इन्हीं की हुकूमत है, इन्हीं के इधर के इस्टेब्लिशमेंट में ताकत से दोस्तियां देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से उनकी देखें, और यहाँ हुकूमतों से ताल्लुक देखें या सियासत में देखें, एक पावर तबका है जो अपने आप को अशराफिया भी कहलाता है। असल में वो लोग जो है ना खुद ही असेंबली में चले गए। जिस तरह का सिस्टम है उसमें असेंबली में वही लोग जाते हैं। अब जब 18वीं तरमीम इन्होंने पास की उसमें एग्रीकल्चर टैक्स को सूबों के हवाले कर दिया, और सूबे जो है वो कोई वसूली करते नहीं एग्रीकल्चर टैक्स पर, तो वो तो ना होने के बराबर है। देखिए, एक जब कानून ये है कि किसी मुल्क में जो शख्स 6 लाख रुपए कमाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 6 लाख से ऊपर वाला टैक्स देगा, तो वो सबके लिए होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड हर आदमी के लिए होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि एग्रीकल्चर से 1 अरब भी कमाए तो टैक्स नहीं देगा। अभी भी ये जो IMF आया और कड़ी तरीन जो है शराइत लेके आया, लेकिन इससे भी सरफ नजर रखा गया, इस शोबे को आज भी बचाया गया है। कितना बड़ा वो केक था, कितना बड़ा टैक्स आ सकता था, उसको तो एड्रेस ही नहीं किया, ना उन्होंने एड्रेस किया, ना हमने कुछ कह के देखा कि भाई देखें, अगर आप बिजली पे सब्सिडी आप कम करते हैं और गैस पे आप वो सब छीनते हैं तो इससे कुछ थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन आप टैक्स बढ़ा लें, और एग्रीकल्चर, मुल्क में एग्रीकल्चर टैक्स ही नहीं है, इस पर तो बात करें ना आप। मैं यही बात कर रहा हूं कि जब उसे प्रोविंस के हवाले कर दिया गया तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसका इख्तियार खत्म हो गया। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस वसूल करती है और वो कर्जे देती है, उनकी वो बैंक कर्जे देती है उनके, और टैक्स नहीं लेती उनसे। बिल्कुल ऐसा ही है। कर्जे भी उनको सहूलत के साथ दिए जाते हैं, अक्सर उनको माफ भी कर दिया जाता है, लेकिन उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाता। अब इस तरह से आप मुझे अच्छा, दूसरी तरफ कारोबारी हजरात को हम देखते हैं तो वो भी अपनी आमदनी पूरी डिक्लेयर नहीं करते। फिर तीसरी एक और बात, सिस्टम ही नहीं बनाया ना। ऑनेस्टली अगर आप सिस्टम कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, तो उम्मीद रख सकते हैं कि दूसरा भी टैक्स देगा। ये जो सारी खैरात और ज़कात में कितने इदारे चल रहे हैं और लोगों को खाना भी मिल रहा है, बहुत सारी सहूलियतें मिल रही हैं, और टैक्स में कोई नहीं आता। टैक्स नेट में क्यों नहीं आता? खराबी बताएं। उसकी वजह यह है कि जो टैक्स वसूल होता है उसमें करप्शन होती है, वो खा लिया जाता है। तो जब किसी शहरी को यह पता हो कि भाई मैं जो टैक्स दूंगा उससे मुझे तो कोई फायदा होगा नहीं, ये लोगों की जेब में जाएगा, इससे लोग अपने महलात बनाएंगे, तो फिर वो टैक्स नहीं देना चाहता। वरना अगर उसको नजर आए कि उसका टैक्स सही जगह पे इस्तेमाल होगा तो उसका भी दिल चाहेगा टैक्स देने को। अब यहां तो हो ये रहा है कि टैक्स जो है वो जमा होता है, उसके बाद करप्शन की नजर हो जाता है। जितने मसाइल आपने उठाए उसका आपको हल भी बताना होगा, आगे चल के आपको हल बताना होगा कि देखिए अगर टैक्स नहीं आ रहा और कहाँ कहाँ से जो है इनको सेफ्टी मिलती है, सेफ गार्ड इनके लगे हुए हैं, वो कैसे हट सकते हैं, टैक्स कैसे कलेक्ट हो सकता है, क्या क्या आपको इस्लाहात लानी है, और जो है वो क्या कुछ करना है, तो ये बुझ जाएगा। ये फिर मैं कहता हूँ कि ये मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ, शायद यही उम्मीद है कि मैं डूबा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तो सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान में देखें लोग डूबे भी हैं। इसके साथ ही हम जो है आपसे कुछ सवालात रखें। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और जो भी सवालात उठाए गए और डॉक्टर साहब तो हमारे शकील अली यहाँ है मौजूद, और उनसे जो भी कुछ बातें उनकी एक्सपर्टी में हम ये जानना चाहेंगे कि इसका हल क्या है। क्या हम इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे? कोई हमारा जो है वो जग हसाई तो होती है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती। हमारे साथ रही, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिक्स हैं यहाँ मौजूद शाहिद अली साहब, जो है कॉस्ट मैनेजमेंट के भी आदमी हैं और बहुत सारे आपके हवाले हैं, लेकिन आप खुद भी प्रोग्राम करते हैं इक़्तिसादियात पर, इकनॉमी पे, इकनॉमी अपडेट के नाम से। तो हम तो ये मौका जो कुछ सवालात हमने उठाए थे उसकी फार्मूला से जवाब जब मिलते हैं तो हम तड़प जाते हैं कि ये फार्मूले नाकाम हो चुके हैं। आप शाहिद साहब, हम आपसे फिर दरख्वास्त करेंगे कि देखें, आप ये बताएं कि कल्प्रिट्स क्या हैं, इनको कैसे जो है स्मैश किया जा सकता है, इनकी जो अंदरूनी ख्वाहिशें हैं
उससे जो है इनको अलग करके रखा जाता है। पाकिस्तान को किस तरह बचाया जाए, बहुत बुरे हालात हैं, और बुरे हालात की आप तस्वीर कशी कर चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ अगर कहा जाए तो बहुत ही बुरे हालात हैं, उसकी तस्वीर कशी भी मुमकिन नहीं है। आप ये बताएं, अगर टैक्स वसूल नहीं हो रहा तो क्यों वसूल नहीं हो रहा, चोरी हो रही तो कौन कर रहे हैं, ये किसकी शय पे हो रही है, ये तब्दीली क्यों नहीं आती, ये जो है जमहूरी हुकूमतें आती हैं तब तब्दीली नहीं आती, अगर जो है अस्करी हुकूमतें आती हैं तब तब्दीली नहीं आती, और कभी सदारती निज़ाम के नाम पर ले जाया जाता है, फिर कभी जमहूरी निज़ाम आ जाता है, पार्लिमानी निज़ाम आ जाता है। ये सब तमाशा क्या है कि इसी तमाशों में हम घिर के इस भंवर में फंस के डूब जाएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए जहांगीर साहब, बात सिस्टम तो कोई भी हो, अगर उसको ईमानदारी से चला जाए वो कामयाब होता है। सिस्टम का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो दरपेश है, मैं 2 मिनट आपके लूँगा कि वो 4 इश्यूज़ हैं। उसमें एक इशू है फिस्कल डेफिसिट, यानी आमदनी से खर्चे ज़्यादा। दूसरा है करंट अकाउंट डेफिसिट, उसका मतलब है कि जो डॉलर्स हमारे पास आते हैं उससे ज़्यादा जाते हैं इंपोर्ट में। तीसरा मसला ये है हमारा कि सर्कुलर डेट है, यानी जो बिजली और गैस जितने की गवर्नमेंट खरीदती है उससे कम में बेचती है, और उसका एक मुसलसल वो कर्जा जमा होता जा रहा है जो 4,200 अरब से भी बढ़ गया है। चौथी चीज़ जो हमारे यहाँ है वो ये है कि जनाब जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वो इतना ज़्यादा नुकसान हर साल करते हैं कि 400-500 अरब उसमें हमारे चले जाते हैं। अब ये चारों फ्रंट पर अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो मुल्क नहीं चल सकता। इसके लिए हालांकि कानून बनाया गया है कि जनाब जो फिस्कल डिसिप्लिन के लिए डेट लिमिटेशन एक्ट बनाया गया कि कभी भी उस मुल्क का कर्जा जो है वो उसकी जीडीपी के 60% से नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन वो तो आप देखिए 80% से भी ऊपर चला गया। यानी यहाँ पे कोई कानून आइन किसी को कोई देखता ही नहीं है, हर आदमी अपनी मर्जी चलाता है। उनसे बात करो तो कहते हैं कि जी बस ये तो फलाने किया है। भाई आप दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालें। अगर आज आप बैठे सीट पर, आप बताएं आप कैसे ठीक करेंगे। मसला सारा ये हो रहा है कि हर एक दूसरे को, जब इमरान खान आया तो वो इसाक डार को बुरा कहता था, इसाक डार आया तो वो इमरान खान को। ये जो चेयर का गेम हो रहा है ना, ये नहीं चाहिए। आवाम को चाहिए मसले का हल। क्या आप बताएं, अब IMF ने डंडा लगाया तो बातें खुल रही हैं। आज कह रहे हैं कि जनाब जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तमाम सहूलियात अय्याशी हम बंद कर देंगे। अब तो IMF आपको डंडा मारेगा तो बंद कर देंगे। आज कह रहे हैं कि जी पेंशन जो एक आदमी की वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप सोचें 5 लाख तो तनख्वाह नहीं मिलती है आदमी को, यहाँ पेंशन 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं लोग। फिर कैसे मुल्क चलेगा? 5 लाख भी जो है जस्टिफाइड थोड़ी है। 5 लाख तो मैं कह रहा हूं कि जनाब 5 लाख भी बहुत ज्यादा है। अभी जब डंडा पड़ा है तो उसे 5 लाख पे ला रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी SUV गाड़ियां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे भाई ये तो पहले आपको सोचनी चाहिए। ये क्या IMF आपको अब क्या बताएगा कि ये गाड़ियां मत दो इन्हें, उनके प्रोटोकॉल को वापस ले लिया जाएगा। अब जनाब डिफेंस के बजट में भी बात आ गई कि उनका जो नॉन कम्बाट जो बजट है उसमें 15% की कटौती की जाएगी। अरे भाई तो ये तो पहले आप खुद कर सकते थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? बस बात सारी ये है कि जो आता है वो दूसरे की शुरू हो जाता है। लेकिन अगर जिम्मेदारी उठाएंगे, हमें सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अपना घर ठीक नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि हर आदमी झूठ बोलता है। अभी IMF का वफ्द आया, इतने दिन उनसे बातचीत चल रही थी। रोजाना जनाब हमारा कभी स्टेटमेंट दे रहे वजीर आजम साहब कि बस हमने सब कुछ एग्री कर लिया है, अभी बस हो जाएगा एग्रीमेंट। कभी जनाब डार साहब कह रहे एग्रीमेंट हो जाएगा, और वो बैठे रहे और वापस चले गए बगैर एग्रीमेंट के। वो जो स्टाफ लेवल पे जो हो रही थी, अब वो कहते हैं कि डायरेक्टर लेवल पर होगी, और इसमें अगर 1 महीना भी लगता है, 15 दिन भी लगते हैं, तो ये तो सिलसिला तबाही का। उन्होंने कहा कि पहले आप सबूत दें कि आपने इक़दाम जो वादे किए हैं उसको आपने ट्रिगर किया भी कि नहीं किया है। अब वो ट्रिगर करेंगे, उसको वो देखेंगे, उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे, फिर उनको ख्याल आएगा कि कोई 2-4 मुतालबे और रख दें, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे तमाशे होंगे तो ये मुल्क कहाँ जाएगा? ये जो इसाक डार जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, ये तो जनाब रॉकेट साइंस के भी माहिर थे इक़्तिसादी मैदान में, कि अब वो आस्तीन मस्तीन चढ़ा के आ गए, देखें मैं पहले भी इतना माहिर रहा हूँ, अब करके दिखाऊंगा। ये अशर किया उन्होंने। आप क्या कहेंगे?
तो उनकी गलत पॉलिसी की वजह से तो ये मसला खड़ा हुआ। देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब जिस वक्त काम कर रहे थे, हालांकि वो इसी गवर्नमेंट के वजीर थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही स्टेप्स उठाई थी और अक्टूबर नवंबर में हमारा ये मुआहदा हो चुका होता। उन्होंने तमाम बातों को माना कि ये बिल्कुल सही है, डॉलर को उसकी मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, इंटरेस्ट रेट को स्टेट बैंक के ऊपर छोड़ दें कि वो एडजस्ट करे जैसी उसको जरूरत महसूस हो। लेकिन इन्होंने आते स्टेट बैंक के गले में घंटी बांध दी, उनको कहा कि डॉलर को कंट्रोल करो और कोई भी चीज जो है ना मेरी इजाजत के बगैर ना। यहाँ तक कि ओपन मार्केट में भी डॉलर को कंट्रोल करने के लिए तमाम को बुला के कहा कि 240 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और फिर कहने लगे देखें अभी तो मैं डंडा उठाया नहीं है, इनको मैं क्या करूंगा, 200 से नीचे ले आऊंगा। जब उनका तैयार जमीन पे लग रहा था ना, तो जो डॉलर जो है आसमान पे बातें कर गया और तेजी हो गई थी। तो फिर थोड़ी दिन बाद इत्तेफाक से वो नीचे आ गया। तो इन्होंने कहा वाह वाह, देखा आपने मेरा करतब, मेरे करिश्मे देखें कि अभी मैं आया तो मेरे खौफ से जो है दमक गया, वो दब गया, नीचे आ गया। ये तमाशे देखने के लिए हम लोग बैठे हैं। असल बात यही है, इसीलिए तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी इन्हीं के साथ काम कर रहा था, मैं इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए काम कर रहा था। तो इसीलिए दोनों एक ही पार्टी के वुज़रा में झगड़ा हो गया कि ये कह रहे हैं कि भाई उसको मार्केट फोर्सेस पे रहने दो। इसहाक डार साहब कहते हैं कि नहीं जी मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि तो फिर IMF से कैसे डील करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेगा, कह रहे आई डोंट केयर। ये डोंट केयर तो गले पड़ गया पूरी हमारे आवाम के। ये डोंट केयर ही तो थी, इनको तो चाहे केयर करते हैं, ये डोंट केयर का तो मैसेज लेकर आए और डोंट केयर का नतीजा आप देख लेंगे हम कहां खड़े हैं। तो अब देखें, अब हर तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है इनका नुकसान खत्म करें, उसमें इस्लाह करें। बेहतरीन गोल्डन था, ये अपॉर्चुनिटी थी कि देखें पहले अंग्रेज आता था तो कहते थे ये अंग्रेज है। अब ये बाहर की कुव्वतें आपको जो है आपके बजट भी बनवा रही है, आपको डिक्टेशन भी दे रही है, आपको गुलाम बनाए हुए रखा है। आप गुलामी में ये फ़ायदा करते कि जो उनके आका हैं जो अंग्रेज छोड़ के गए उनसे ही कुछ टैक्स दिलवा देते हैं। उनको तो बचा लिया उन्होंने, हमें फंसा दिया। जो नौकरी पेशा हैं, जो खिदमात अंजाम देते हैं उनको फंसा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? 70% जो है मुल्क ज़राअत पे है और ज़राअत पे टैक्स नहीं है। और कहेंगे टेक्निकल साइंस लेके आते हैं, टेक्निकल साइंस इनके अलग है। वो सब्जेक्ट में आप तो उस्ताद हैं, पढ़ाई नहीं जाती, वो इन्हीं के जहन की इख्तिरा है। अब वो ये कहेंगे कि यार देखें हम तो अब टैक्स देते हैं, ज़रूरी टैक्स हम देते हैं, 2500 रुपये हम टैक्स नहीं देते, पता नहीं किस खाते में देते हैं। ये दुख मैं अपना बयान कर रहा था। बोलने की और वजाहत करने की जिम्मेदारी तो आपके पास है। आप बताएं कितना एग्री करते हैं, कितना है। देखिए बात यह है कि यहाँ पर दुनिया भर में ये होता है कि टारगेटेड सब्सिडीज दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है उसकी आमदनी कम है, उसके लिए अलग से उसको सपोर्ट का प्रोग्राम दिया जाता है। लेकिन जब कोई आप ऐसी सब्सिडी देंगे जो अक्रॉस द बोर्ड होगा तो उसमें क्या होगा कि अमीर आदमी उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेगा, गरीब आदमी को कम फ़ायदा पहुँचेगा। अब अगर ये कहते हैं कि हम खाद पे सब्सिडी देते हैं, खाद सस्ती करने से जो एक बहुत बड़ा ज़मींदार है उसको सस्ती खाद मिल जाती है, और जो दूसरी रियायत जो एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलती है वो बड़े ज़मींदार को ज़्यादा मिलती है, एक छोटे किसान को बहुत कम मिलती है, बल्कि उसको वो भी नहीं मिल पाती, इसलिए कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं लोग खाद खरीद के और फिर उस गरीब को महंगे दाम पे बेचते हैं, उसको सब्सिडी पहुंचती भी नहीं है। और सब्सिडी के नाम पे सारे अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं। अब अगर आप पेट्रोल सस्ता कर दें तो अमीरों की गाड़ियां ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। गरीब कितना पेट्रोल इस्तेमाल करता है? बाइक में तो लोग फायदा तो उनको होता है। मसला ये है कि अब IMF ने कहा है कि भाई टारगेटेड सब्सिडी देंगे आप, ये अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी नहीं चलेगी। जिसको जरूरत है सपोर्ट की, इसलिए उसने कहा कि अगर आपको सैलाब ज़दगान की मदद करनी है हम आपको इजाजत देते हैं कि आप 540 अरब, आप कह रहे हैं चलिए 540 अरब रुपए ले और आप सैलाब ज़दगान की मदद करें। लेकिन ये सबको सब्सिडी देना ये इसको नहीं हो सकता। लिहाजा आप कह रहे हैं जी हम सब्सिडी अब कम करेंगे, तो ये कोई हमें दूसरा आके बताता है, ये हमें खुद समझ में नहीं आती। देखिए तो किस बात के डार साहब वजीर खजाना है? फिर क्वेश्चन मार्क तो आपने लगाया है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क का आवाम जवाब दे देंगे इनको। ये कहते हैं कि हमारा जो सियासी सरमाया है वो लग चुका है, दांव पे लग चुका है। फिर दांव तो मुल्क पे लग गया, आपको अपने इख्तिदार की पड़ी हुई, अपने सरमाए की पड़ी हुई। आप तो कोई रिस्क आज भी लेने को तैयार नहीं है और आप चाहते हैं कि हम वोट को इज्जत दें और वोटर की बेइज्जती करें। आप क्या है ये? देखिए जहांगीर साहब, बात यहाँ तक पहुँच गई है
कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज थे जिन्होंने हमें हर मुश्किल वक्त में साथ दिया हमारा, जब हमने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमारे दोस्तों ने, जिस वक्त हमारे पास तो इतने रिजर्व भी नहीं थे जितने आज हैं, उन सब ने हमें कहा कि हम पैसे देंगे। सऊदी अरब ने हमें कहा कि हम आपको डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल देंगे, और बहुत सारे मुल्कों ने हमारी मदद की और हम अपने पाँव पे खड़े हो गए। लेकिन आज कोई मदद करने को इसलिए तैयार नहीं है कि हर एक को नजर आता है हम इन्हें पैसे देते हैं और ये उड़ा देते हैं। आप मुझे बताएं कि सैलानी वाले को कह रहे हैं कि आप एक पूरी टीम बनाएं, उसमें आप दूसरे जो इंडस है या और खैराती इदारे हैं, इन सब से मिलके आप पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों से अपील करें, जैसे आप खैरात जमा करते हैं इस तरह हुकूमत को जमा करके $2 अरब दे दें। आप मुझे बताएं हम किस जगह खड़े हैं, कहां पहुंचा दिए इन डार साहब ने। भाई देखें डार साहब, ये डकारे लेने वाले बहुत हैं। ये डार साहब ही नहीं है सिर्फ कि ये मुल्क का हशर कर चुके हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपको चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर ये चेक एंड बैलेंस हमें दे दे, कोई कंट्रोल आइए में फराम कर दे और कहीं ना कहीं रोकने में कामयाब हो, हम तो पैसे दे रहे हैं, हम तो भाई है, लेकिन आप अपने घर का हिसाब तो दो कि ये बिगाड़ ख़त्म करने के लिए उन्होंने तो एक मैकेनिज्म का इंतज़ार है उनको। क्या हम दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं कंट्रोलिंग बता। अभी क्या गारंटी है कि ये जो इस पर अमल दरामद भी कर सकेंगे? पहले भी इन्होंने हमारा अमल दरामद नहीं किया, ब्रीच किया इन्होंने एग्रीमेंट्स को। अब जब आप बताएं ना, मैं कुछ ज्यादा नहीं, ये बात आपकी सही है कि पहले हमने ब्रीच किया, लेकिन वो ब्रीच इतनी बड़ी नहीं थी। अब हमारे पास ब्रीच करने की जगह ही नहीं है। अब तो काम करना पड़ेगा, इसलिए कि आप सिर्फ ये देखें कि हमने इस बजट में 4000 अरब के करीब रखा था इंटरेस्ट। अब वो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि हमारे कर्जों में 60% कर्जे जो हैं वो लोकल हैं, लिहाजा उसकी वजह से बजट पर और बोझ पड़ गया है। 1200 अरब का इंटरेस्ट और बढ़ गया। अब इंटरेस्ट हमारा पहुंच गया 5200 अरब पर। देखें 60% की एक लॉक लगा हुआ है कि इससे आपके जीडीपी का 60% से आप ज़्यादा कर्ज ले ही नहीं सकते, ना फॉरेन डेट लग सकते हैं, ना यहाँ का बैंक से ले सकते हैं। तो ये 80 पे कैसे चला गया, ये पूछने वाला नहीं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी कहां से होनी चाहिए, कौन करेगा? स्टेट बैंक करेगा, ये साखदार करेंगे जिनको अपनी बदहज़मी की डकारी नहीं खत्म हो रही है उनकी। तो ये तो देखिए, ये 80% पे पहुंचा था ये 2018 से पहले ही, जब डार साहब मौजूद थे। ये कंट्रोल तो मसला ये है कि ये आईन और कानून को मानता कोई नहीं है ना। यहाँ तो लोग बिल्कुल अपने आप को आइन से ऊपर बॉडी बना दी अपनी मर्जी से। हम उससे स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछ नहीं सकते कि तुम क्या कर रहे हो। देखिए, स्टेट बैंक को ऑटोनोमस बनाया गया, वो भी इस वजह से जब आप फिस्कल डिसिप्लिन नहीं रखेंगे और आईएमएफ के पास जाएंगे। कौन सा उसने कहा कि भाई इसको आपने चलो ऑटोनोमस बॉडी दे दी है, ये वो करेगा, वो तो गैर जानिबदारी से बद करता नहीं है। शौकत तरीन ने कितने मुतालबे माने कि आज आप उसको कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं? कौन से उसने कहना मान लिया और कौन सा आप स्टेट बैंक की उसने लाज रख ली? उस स्टेट बैंक ने तो खुद जो है डिफेंड नहीं किया चीज़ों को जो वो नाफिज करना चाहती है। अब आप कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं? 1% बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुंचेगी इक्तिसादियात? आप जो है अभी बढ़ा रहे हैं कितनी 16-17% पर अगर हम खड़े हैं तो उससे कितनी महंगाई होगी और क्या कुछ होगा, और फिर हमारे बैंक कैसे जो है वो लोन देंगे और कैसे तरक्याती काम होगा? और दूसरी बात है, उधर तो कट लगा दिए हैं तरक्याती कामों पर। अभी तो बात ये हो रही है कि सिर्फ ये 17% आज है, ये 17 पर नहीं रहेगा, ये और 2% बढ़ाएंगे। 2% और बढ़ाने की बात है, इसलिए कि गवर्नमेंट जो इस वक्त जो स्टेट बैंक गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग कर रहा है वो 18% पे कर रहा है। जो मार्केट में कायबोर चल रहा है वो 18% से ऊपर है। तो ये तो रेट तो ऊपर और जाएगा, तो महंगाई तो और बढ़ेगी, आम आदमी की तो जिंदगी हराम हो जाएगी। बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, ऐसे काम चलेगा नहीं। हमें इन तमाम अय्याशियों को बंद करने का जहांगीर साहब, वरना ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। हमारे माहिर इक़्तिसादियात कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि मुश्किल वक्त आ चुका है और बदतरीन हालत में हम गुजर रहे हैं। थोड़ी सी सवालात कुछ और किलबिला रहे हैं हमारे जहन में, वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ माहिर इक़्तिसादियात शाहिद अली साहब, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के मेंबर भी हैं आप, और बहुत सारे हवाले हैं, इक्विटी से भी आपका ताल्लुक़ है,
उस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जिस हालत में, जिस हम भंवर में फंस गए हैं, आपने कुछ आउट स्पोकन होकर तो बात की है आपने ना कि ये है, लेकिन टू द पॉइंट, पिन पॉइंटेड आप ये बता दें कि ये ज़ख्म जो गहरा लगा है, ये मुनमल होते हुआ नज़र नहीं आ रहा है, वो क्या है और उसका मरहम क्या है? देखिए जहांगीर साहब, अभी तो सूरत हाल बिल्कुल मुबहम है और हल होती हुई नज़र नहीं आ रही। सच बात यह है कि जैसे IMF ने कहा है कि आप ये जो अपने खर्चे कम करें, इसके साथ साथ एक और डिमांड है बहुत बड़ी। वो कहते हैं कि जून तक आपके रिजर्व 16 अरब डॉलर होने चाहिए। इस वक्त हमारे पास 3 अरब डॉलर से कम है और 5.5 अरब डॉलर हमारे कमर्शियल बैंकों के दोस्तों से जो प्रोमिसरी बॉन्ड लेकर रखे हैं उन्होंने, 7.5 अरब डॉलर हमें जून तक कहां से कौन मुल्क देगा। अभी बात हुई कतर तो से, ले लिए ना, अभी हमने कतर से बात की, उन्होंने कहा भाई बात यह है कि हमसे बात नहीं करो, हमारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसे आप दिखा दें, ये आपके यहाँ कोई कारोबार में पैसे लगा देंगे, हम ऐसे पैसे नहीं दे सकते। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 इदारे बेचने की बात की है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 इदारे, स्टील मिल कि भाई आप ना स्टील मिल की बात नहीं हो रही, इसलिए कि स्टील मिल को कौन लेगा। अब बात हो रही है कि जनाब नाम आया उसमें 5, मैं आपको बताता हूँ अब किसकी बात हो रही है। अब बात हो रही है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये उनको दे रहे हैं। दूसरी बात हो रही है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन OGDC। तीसरे नंबर पर है जनाब PIA। चौथे नंबर पे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। और आपको हैरत होगी, लेजिस्लेशन हमारी लेजिस्लेटिव सर्विस, मैं आपको बताऊं, आपको हैरत होगी, इससे पहले हमने सिर्फ स्टेट बैंक को आजाद किया था, उस पर सबने ये कहा और आज भी कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को बेच दिया। मैं आपको बताऊं, जो हम इस दफा बेचने जा रहे हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और ये जब किसी दूसरे की मिल्कियत में जाएगा, आपको पता है स्टेट बैंक जिस इलाके में काम नहीं करता, स्टेट बैंक तो जाहिर है बड़े शहर में होता है, उन तमाम शहरों में नेशनल बैंक स्टेट बैंक के फराइज अंजाम देता है। इसका मतलब है ये एक मिनी स्टेट बैंक है, ये सेमी स्टेट बैंक है। ये हम बेचने जा रहे हैं। कतर को हमने कहा है आपको जो चाहिए खरीद लें। आप मुझे बताएं हम कहां के खड़े हो गए? नेशन से नेशनल है ना, तो नेशन को डेंट तो यहीं से पहुंचता है जब उसका नेशनल बैंक उसके हाथ से निकल जाए। सारे जो तिजारती मामलात होते हैं वो और जितने मुआहदे होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो दूसरे पैमाने पे निचली सतह पर तो यही कर रहे होते हैं। तो नेशनल बैंक ही बेच दिया, बेचने के लिए रखा है, बात हो गई है। आप उसके लिस्ट में आ गया ना, बिल्कुल लिस्ट में आ गया और मान लिया ना इन्होंने। तो बिल्कुल कोई तकल्लुफ किया है इन्होंने तो लिख के दे दिया, वो साइन करेंगे, आप इंडोर्स करेंगे, वो तब बात अब तो खत्म हो गई ना चीज, इनके हाथ से तो निकल गया। इसी तरह से सऊदी अरब ये कह रहा है कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपके यहाँ रिफाइनरी लगा देते हैं। अब रिफाइनरी लगा देते हैं तो उसमें सहूलियात उन्होंने मांगी, वो तो कह रहे हैं कि रोल आउट कर देंगे हम 2 अरब रुपए रोल आउट करेंगे, नया कर्जा नहीं देंगे। अब नया कर्जे के लिए वो कह रहे हैं हम आपके यहाँ रिफाइनरी लगा देते हैं, लेकिन उसमें आप हमें बहुत सारी रियायतें देंगे। अब उनकी सारी शराइत माननी पड़ेंगी और उसकी वजह से जो हमारी मौजूदा रिफाइनरीज हैं इनको भी फायदा पहुंच जाए। इनको कहा जा रहा है इतने अरसे से कि भाई अपग्रेड करें, अच्छा फ्यूल बनाएं। कैसे होगा इन जालिमों का जो सारा खून चूस चुके हैं, गिर रही है हमारी सब लाश की तरह हम ये मुल्क गिर रहा है। कहते हैं कि आप बेचैनी फैला रहे हो, बेचैनी तो तुम्हारी इक़दामात फैला रहे हैं, तुमने तबाही फैलाई है, हमारे तो रद्द अमल है सिर्फ। ये आपकी बात सही है, लेकिन देखें जहांगीर साहब, हमारे यहाँ दूसरे लोग भी इस काम में मुलविस हैं। आप ये बताएं कि डॉलर का बहरान आया तो दुनिया भर में कौमें जो है वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी होती हैं। यहाँ पे बैंकों ने देखा कि डॉलर जो है जनाब नापैद हो रहा है, उन्होंने डॉलर के रिजर्व क्रिएट कर दिए। अभी जो MCB का रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ एक्सचेंज गेन उसका 9 अरब से ज्यादा है, यानी इस डॉलर की खरीदो फरोख्त में 9 अरब रुपए MCB ने सिर्फ बनाए हैं। इस तरह हर बैंक ने बनाए हैं। तो आप ये बताइए कि वजारत खजाना और ये मॉनिटरिंग करता है स्टेट बैंक, वो कहां था सब कि जब ये इतने पैसे बना रहे हैं? सारे बैंकों ने इस कदर पैसा बनाया है, लूट मचाई है। आप सोचें कहीं ऐसा होता है दुनिया में? अब मजे की बात ये जो फॉरेक्स के लोग हैं, फॉरेन एक्सचेंज के लोग हैं और जो डीलर्स हैं, उनको भी इतनी आज़ादी थी कि वो एक पूरा एक सिनारियो टाइम उन्होंने लगा दिया, लूट मार हो गई। 26 रुपए का स्प्रेड रहा बीच में
और उनको भी कुछ नहीं कहा। आज जो हुंडी हवाला आ गया तो आपने उसको भी प्रोमोट करने में इनडायरेक्टली मदद ही की है। अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर है और वो हमारा वहाँ वो बढ़ रहा है, वहाँ के जो है रुपया मजबूत हो रहा है हमारे डॉलर जाने की वजह से, वो भी नहीं रोक सके। और आप चैंपियन हैं इसहाक डार साहब, और उनके माहिरीन भी चैंपियन हैं, उससे पहले भी चैंपियन रहे। पाकिस्तान बनने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जा रही इनके हाथों से, और अवाम यहाँ खड़े हुए हैं। मसला ये है कि अगर अफगानिस्तान डॉलर जा रहा है तो इसमें तो बहुत सारे इदारे भी शामिल होते हैं ना, इसलिए कि अफगानिस्तान जब जाएगा तो बॉर्डर क्रॉस करेगा, इसलिए कि अफगानिस्तान पे पाबंदी होने की वजह से उसमें अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकते, वहां सिर्फ कैश डॉलर जा सकता है। अब जब कैश डॉलर जा रहा है इसका मतलब है बॉर्डर से जो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये सारी एजेंसीज हमारी क्या कर रही हैं, कैसे डॉलर जा रहे हैं वहां मुसलसल, फिर ये किस लिए बाहर लगा, ये सब कुछ किया, क्या काम किया? ठीक है, अगर कोई ये ठीक है अगर जा रहा है, वे तो कोई को बताओ तो सही कि कल्प्रिट्स कौन थे, पकड़ो तो सही, कम से कम ये तो करके दिखाओ कि ये बेच रहा था, ये बेच रहा, तबाही का कोई सिरा तो मिले। अभी जो है नैब है उसमें 50 करोड़ तक के तो आप उसका हिसाब मांग ही नहीं सकते। उसके बाद जो है ताल्लुकात आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस आ जाता है, भाई क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, तारीख को क्या दे रहे हो, है नहीं। तो अभी जो इन्होंने ये कहा है ना कि भाई आप जो है दोबारा से, जो आईएमएफ ने कहा है कि नैब को स्ट्रेंथन करो या एक टास्क फोर्स बनाओ जो चेक करे कि जो पैसा है वो सही खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। का नतीजा नैब की वजह से तो यहाँ पहुंचे हुए। ये तो अपने पॉलिटिसाइज करके स्ट्रेंथन करते हैं ना। ये कौन सा मैार रख रहे हैं कि नैब को स्ट्रेंथन करेंगे और जो है वो कंट्रोल में आ जाए? कौन सा इदारा कंट्रोल में? आज तक जो है इतने बड़े बड़े इल्जाम लगते हैं, किसको बिहाइंड दी बार किया जाता है, अंदर डाला स्कफल किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, देखिए मसला सारा इसीलिए तो जो है वो आईएमएफ कह रहा है कि आपके ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के जो अफसरान हैं, चाहे वो जिस महकमे से भी हो, उनके एसेट्स चाहे पाकिस्तान में हो या बाहर हो, वो सारे डिक्लेयर किए जाए। अब इस पे परेशान है, ये नहीं करना चाहते ये चीज, इस वजह से मुआहदे में रुकावट पैदा हुई। भाई 200 अरब डॉलर्स की बातें करते हैं कि स्विट्जरलैंड के बैंक में, आज तक तो हुआ नहीं। एक नया आपने गम का पटारा खोल दिया है कि आप इनको भी रोते रहोगे, इनके वर्सेस बाहर है। कंट्रोल कौन करेगा, मंगाएगा कौन? आवा के आवाई जो है चोर चक्के और जो है वो डाकू पैदा हो गए हो, तो क्या करेगा? हम यहाँ इसका अपनी तबाही का नोहा नाम पड़े। जहांगीर साहब, मसला यही है कि जो फैसले करने वाले वही बेईमान है, वही मुलविस है। आम आदमी तो बेचारा शक्ल देख रहा है। कोई तो जागे ना। अभी किसी को इमरान खान पे जो है इतनी उसकी मकबूलियत है, सारा चर्चा हो रहा है, सब कुछ है, उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उन पर भी जो इल्ज़ाम आ रहे हैं। अरे भाई किस पर यकीन करें, कहाँ जाएं? शाहिद अली साहब हमें बता दें, ब्रीथिंग स्पेस खत्म हो गई है। ये बात सच है कि इमरान खान के साथ भी सारे चोर जमा थे, उन्होंने भी बेईमानियां की, और इनके साथ भी इसी तरह है। तो ये तो इस तरह काम नहीं चलेगा, कोई इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि जब ईमानदारों लोगों को ऊपर लाएं और सिस्टम को दुरुस्त करें, डॉक्यूमेंट करें। पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है, हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड से बड़ी है। ब्लैक इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है हमारी, और वो लोग भी ज़्यादा पावरफुल है। जिसकी ब्लैक इकोनॉमी बड़ी है वह रोशनी देख सकते हैं आप, उसको अंधेर नगरी चौपट राज नहीं कहेंगे? ऐसा ही लगता है मुझको तो। अब आप ये बता दें, हमारे 2-3 मिनट रह गए हैं, कि हम ये जो हमारी आहोजारी है उसको कुछ असर भी आप देख रहे हैं? और अगर असर नहीं देख रहे तो कैसे असर होगा इन पे? नहीं, वैसे अभी तो उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, और अल्लाह ही बेहतर करेगा, उम्मीद तो बहुत कम है। नाज़रीन, बावजूद कोशिश के हमने सारी आहोजारी करके देख ली, सब कुछ किया, हम पता नहीं कब से चीख रहे हैं, ये हालत हो रही है, अकाउंटेबिलिटी, नैब बनाए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो कुछ नहीं रहा, नतीजा सिफर है। तो जाहिर है मायूसी तो फैलेगी, और मायूसी कुफ्र है। बस इसी बात से खौफ आता है कि हम मायूसी की बातें क्या करें। अल्लाह हमारी हिम्मत बढ़ाए और हमारे लिए रास्ता निकालें। यही है हासिल कलाम आज का, ये है कि अल्लाह ही हमें बचाने वाला है, उसी की तरफ हम देख रहे हैं। काश कि इनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो और कोई तब्दीली आ जाए। डॉक्टर साहब, हम आपको डॉक्टर इसलिए कह रहे हैं कि जो आपने डॉक्टराइन दिया है, आपने समत का तयन भी किया और बात भी बताई है। शाहिद अली साहब हमारे साथ जो भी कुछ बातें भी हैं वो बड़ी दिल भरी थी, और जो है बड़ी पिन पॉइंटेड आपने चंद बातें की हैं। हम यही कहेंगे हमारे साथ रहिए,
और इसी तरह आवाज़ारी हम कर सकते हैं। अल्लाह करे कि हमें कभी खुशियाँ भी हमारे चेहरों पर, हमारे भी दिल मसरूर हो। ऐसी इसी दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम में हम फिर शाहिद साहब को यहाँ मदऊ करेंगे, माहिर इक़्तिसादियात भी, कई और हम भी हवाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। उस आइंदा प्रोग्राम तक के लिए आपके साथ अपने जहांगीर सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।